स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर रहे जनवरी 2023 के समय में, उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिनिमम 1.5 ईयर्स के जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द भारत पर्व के पर्सपेक्टिव से है। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन है, 6 डेज का एक इवेंट है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के साथ में। आप देखिए कि 2021 के समय जब कोविड-19 का समय था, इस भारत पर्व का जो फेस्टिवल है उसको वर्चुअली वे में ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2016 के समय जो भारत पर्व का जो फेस्टिवल है उसको स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके अंदर इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बेसिकली शो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम इस मेगा इवेंट के सेलिब्रेशन के बारे में बात करें स्टूडेंट, 2016 के समय इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसको प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जो कंट्री का जो डाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है इस भारत पर्व के फेस्टिवल के अंदर में। नोडल मिनिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज ए नोडल मिनिस्ट्री के रूप में वर्क करता है भारत पर्व के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग में। इसी भारत पर्व के फेस्टिवल के अंदर में जो देखो अपना देश का जो कॉन्सेप्ट है टूरिज्म को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे कंट्री के अंदर यूनिटी को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से है कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ में जो लिंकेज है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में जो कल्चरल लिंकेज है उनको शो करने के रिगार्डिंग में। और मिशन लाइफ जो बेसिकली लाइफ स्टाइल विद द इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो लाइफ स्टाइल है उसको अडॉप्ट करने का जो मिशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इन्वायरमेंट डे के पर्सपेक्टिव से। तो इन सभी जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट किया गया है इस भारत पर्व के फेस्टिवल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसका नोडल मिनिस्ट्री है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि इसी भारत पर्व के फेस्टिवल के दौरान G20 का जो लोगो है उसको भी यहाँ पे शो किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2023 के समय जो G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था तो उसको भी यहाँ पे लगाया गया था, उस समय में आने वाला इवेंट था। आपको G20 का जो थीम है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि वन फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी शो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखिए कि वन अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया गया। वन फ्यूचर जो क्लाइमेट चेंज को डील करना है, आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करने के रिगार्डिंग में जो वन फ्यूचर वर्ड है वो ऐड किया गया था G20 की थीम के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द भारत पर्व का फेस्टिवल। देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनको प्रमोट करने के साथ ही इंडिया का जो फ्रीडम का स्पिरिट है, हिस्ट्री का जो यहाँ पे कल्चरल लिंकेज है उसको प्रमोट करने के साथ ही इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसको भी प्रमोट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में है। आप देखिए कि बिहार से बिलोंग करते हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनका जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली किसानों के एक लीडर हुआ करते थे, पीजेंट्स के एक लीडर हैं। बिहार के अंदर इनके द्वारा जो प्रोविंशियल किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था 1929 के समय में। आप देखिए कि 1920s के बाद में आपको हर एक प्रोविंस के अंदर जो किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। तो 29 के समय ये बिहार से बिलोंग किया करते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इनके द्वारा अपने स्टेट के अंदर में जो किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1936 के समय आप देखिए कि इन्हीं के द्वारा ऑल ओवर इंडिया के एक प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया, जहाँ पे जो किसानों का जो वॉइस है उसको रेज किया जा सके। उसके अंदर आपको ऑल इंडिया जो किसान सभा है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एनजी रंगा नाम के जो पर्सन है, एनजी रंगा नाम के जो पर्सन है वो एज ए सेक्रेटरी के रूप में काम किया करते थे ऑल इंडिया किसान सभा के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि इसी ऑल इंडिया किसान सभा के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो प्रोविंस के अंदर में इलेक्शंस है वो होने वाले थे, तो उस समय जो किसान मैनिफेस्टो है, फार्मर्स के रिगार्डिंग में जो मैनिफेस्टो है वो इंदुलाल याग्निक नाम के एक पर्सन है, इंदुलाल याग्निक नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा बेसिकली उसको प्रिपेयर किया गया था। स्टूडेंट्स बेसिकली आपको एक और जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक सेशन है जिसको गांव के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था रूरल एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो फैजपुर का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था रूरल एरिया के अंदर में, और फैजपुर के उस सेशन को किसके द्वारा हेड किया गया था?
हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा हेड किया गया था बेसिकली उस समय में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि किसान मूवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें हमारे कंट्री के अंदर में, तो इंडिगो मूवमेंट है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के जो लीडर हुआ करते थे 1859 के समय में। इंटेलिजेंसिया के द्वारा भी वहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था इंडिगो मूवमेंट के अंदर में। फिर उसके बाद में आपको जो पबना मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। पबना जिसके अंदर में आप देखिए कि 1879 के समय में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट जो रिलीफ एक्ट है वो पास किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। उसके बाद में आप देखें कि एका मूवमेंट है। एका मूवमेंट कब आया स्टूडेंट्स? 1921 के समय में। कौन उसके लीडर हुआ करते थे? मदारी पासो हुआ करते थे। सीतापुर है, बहराइच है, हरदोई का जो एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे उस एका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में आपको मोपिला मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है मालाबार के अंदर में। बारडोली का एक मूवमेंट है। उसके बाद में आप देखिए कि लेटर फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में एक तेबागा और तेलंगाना के रीजन के अंदर भी कुछ फार्मर्स के जो मूवमेंट्स है ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो उन्हीं का जो बर्थ एनिवर्सरी है बिहार के अंदर सेलिब्रेट किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे ऑल इंडिया किसान सभा के, और इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पुराना किला के बारे में है। आप देखिए कि हमने भारत पर्व का जो न्यूज़ डिस्कस किया उसके अंदर भी हमने देखा है कि कैसे उस समय G20 का जो प्रिपरेशन है वो चल रहा था जनवरी के जो 2023 के समय में। तो पुराना किला के अंदर भी बेसिकली G20 के गेस्ट के रिगार्डिंग में उसको वहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि इसी टॉपिक को आप जून का जो मंथ है उस समय भी आप रीड करोगे, जून 2023 के समय में, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली जो पुराना किला के अंदर जो एक्सकावेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया गया था, तो वहाँ पे जो काफ़ी कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं वो मिली हैं जो अलग अलग डायनेस्टी से अलग अलग एरा से बिलोंग करती हैं। चाहे अगर हम प्री मोरियन एरा की बात करें या मोरियन पीरियड की बात करें, मोरियन पीरियड के अलावा भी आप देखें कि जो बाहर से जो इन्वेडर्स आए हैं उनके समय के भी कुछ ना कुछ जो थिंग्स हैं जो आपको वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं उस पुराना किला के एक्सकावेशन प्रोसेस के अंदर वो पाया गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है ये मुगल एरा के समय का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस पुराना किला के साइट के बारे में बात करें स्टूडेंट, फोर्ट तो वहाँ पे बनाया गया, अगर हम इस साइट के बारे में बात करें तो इंद्रप्रस्थ का जो एरा है उस समय का एंशंट सिविलाइजेशन का यहाँ पे साइट है या सेटलमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पुराना किला के अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी नाम के जो राजा हैं जो सूर डायनेस्टी से जो बिलोंग किया करते थे, अकबान रूलर हैं बेसिकली, हुमायूं के एरा के समय ये पावर के अंदर में आते हैं क्योंकि हुमायूं को इनके द्वारा डिफीट किया गया था एक जगह पे। वहां से हुमायूं है वो मैदान से चले जाते हैं और शेरशाह सूरी है वो पावर को गेन करते हैं। आप देखिए कि आप यहाँ पे जो जीटी रोड है उसके बारे में डिस्कस करते हो। जीटी रोड कहाँ पे है? हमारा जो NH1 का जो एरिया है, अब वहाँ पे जो दिल्ली से बेसिकली वो पेशावर को कनेक्ट किया करता था और दिल्ली से फिर सासाराम का जो एरिया है, कलकत्ता का जो एरिया है, उस रोड को वो कनेक्ट किया करता था। तो वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी के समय जब शेरशाह सूरी पावर के अंदर हुआ करते थे, वो जो 5 ईयर का जो स्पेशली जो टेन्योर है 1540 से लेकर 45 का जो समय है, उस समय में आप देखिए कि शेरशाह सूरी के द्वारा बेसिकली दिल्ली के अंदर जो पावर के अंदर जो रहते हैं वो यहाँ पे दिल्ली के पास में हरियाणा का एक जगह है रेवाड़ी। रेवाड़ी से एक पर्सन हुआ करते थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य के द्वारा जो पावर है वो गेन किया गया था दिल्ली के अंदर में, और अल्टीमेट जो पावर के जो होल्डर है वो यहाँ पे शेरशाह सूरी हैं। तो पुराना किला का जो कंस्ट्रक्शन है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। मुगल एम्परर जो हुमायूं है उनके द्वारा जो गेट है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है जब मुगल एम्परर हुमायूं फिर से पावर के अंदर में आते हैं। आपको हुमायूं का जो टेन्योर है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हुमायूं टॉम है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हुमायूं की डेथ के बाद में हुमायूं का जो टॉम है वो बनाया गया। इंडिया के अंदर जो मुगल एरा है उससे पहले आपको जो टॉम है वो हायर लेवल के ऊपर में या बिग कंस्ट्रक्शन है उस तरीके से आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, पर हुमायूं की जो विडो है बेगम के द्वारा बनाया गया था, बागा बेगम के द्वारा उसको बनाया गया, अकबर के द्वारा उसको फंड किया गया था। तो एक बड़े लेवल के ऊपर आपको एक टॉम है वो देखने के लिए मिलता है हुमायूं का। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हुमायूं टॉम के बारे में डिस्कस किया है। तो आप देखें कि जो राष्ट्रपति भवन के अंदर में जो बेसिकली हमारा एक गार्डन हुआ करता है, गार्डन को हम मुगल गार्डन के रूप से जानते हैं, उसका भी जो रीनेमिंग है वो किया गया था जनवरी के ही मंथ के अंदर में।
मुगल गार्डन का जो नाम है वो अमृत उद्यान के नाम से कर दिया गया। मुगल गार्डन का जो नाम है वो किसके नाम से किया गया है? अमृत उद्यान के रूप से। तो आपको बेसिकली यहाँ पे मुगल एरा का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसी वजह से हमने यहाँ पे हुमायूं टॉम है उसके बारे में डिस्कस किया। आप देखिए कि मुगल एरा का जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर में आपको जो यहाँ पे चार बाग स्टाइल है वो देखने के लिए मिलती है। सपोज कीजिए मोन्यूमेंट है, यहाँ पे सेंटर पार्ट ऑफ प्लेस के अंदर मोन्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। चार यहाँ पे आइडेंटिकल जो गार्डन है वो डिवाइड किए जाते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं। छतरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है आर्किटेक्चर के अंदर में। तो जो मुगल गार्डन जो हमारे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर में जो सिचुएटेड है मुगल गार्डन, वो बेसिकली एडविन लुटियन नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा जो राष्ट्रपति भवन है जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया, या लुटियन दहली का जो कंस्ट्रक्शन जिनके द्वारा किया गया था, तो एडविन लुटियन जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनके द्वारा वहाँ पे मुगल एरा का जो इन्फ्लुएंस है उसको देखते हुए उस जो गार्डन है उसका नाम मुगल गार्डन नाम रखा गया था 1911 के समय में। 1911 के समय जो वॉइस रॉय हाउस है उसको बनाया गया था, और आप देखिए कि लेटर फेज में वो हमारा बेसिकली जो प्रेसिडेंट भवन है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है वो बनता है। तो उसका नाम है वो चेंज किया गया। क्या मुगल एरा के समय और भी आपको यहाँ पे जो गार्डन है वो देखने के लिए मिलते हैं? तो हुमायूं टॉम का गार्डन है। इसके अलावा आप देखिए कि कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे आपको निसात बाग है वो देखने के लिए मिलता है। कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे आपको जो निसात बाग है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये जो निसात बाग है वो किसके एरा के समय बनाया गया था। क्या ये जहांगीर के एरा के समय बनाया गया था, या कौन से जो मुगल एम्परर पावर के अंदर थे उस समय इसको बनाया गया? तो इस तरीके से मुगल एरा के अंदर में आपको जो एलोबरेट वे में जो आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है। आप देखिए कि वहाँ पे जो नॉन हिंदूज़ हैं उनको यहाँ पे जो एंट्री है वो नहीं दी जाती है। गुजरात के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि जो शंकराचार्य नाम का जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जो पर्सन है उनसे अगर यहाँ पे नॉन हिंदूज अगर मिलते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके अंदर भी एंट्री है वो अलाउ करना चाहिए। आप देखिए कि वन ऑफ द फोर जो धाम्स है उसके अंदर में ये काउंट किया जाता है जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसको हम वाइट पगोडा के रूप से भी हम जानते हैं। जो हमारा उड़ीसा का जो स्टेट है वहीं पे ही एक ब्लैक पगोडा है वो भी सिचुएटेड है। ब्लैक पगोडा आप देखिए कि जो पुरी नाम का जो एरिया है, पुरी के ही पास में कोणार्क का जो सन मंदिर है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ब्लैक पगोडा के रूप से। और उसी के पास में सिचुएटेड जो व्हाइट पगोडा है जो जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म है जिसके अंदर उनको उनके जो बड़े भैया हैं लॉर्ड बलभद्र, सिस्टर जो बेसिकली देवी सुभद्रा हैं, उनके साथ में यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में लॉर्ड विष्णु को यहाँ पे वर्शिप है वो किया जाता है। ओनली हिंदूज को बेसिकली जो कोर पार्ट है उसके अंदर अलाउ किया जाता है। उसके बिहाइंड का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हिस्टोरियंस का एक ओपिनियन है कि जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर समय समय पे जो बाहर के जो इन्वेडर्स हैं, जो बेसिकली इंडिया के अंदर जो बाहर के इन्वेडर जिस भी रिलीजन से जो बिलोंग किया करते थे उनके द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था। तो इसी वजह से एक रीजन हो सकता है कि वो उस समय में जो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो चलाया गया होगा कि जो नॉन हिंदूज हैं उनको अलाउ नहीं किया गया था जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एंट्री के रिगार्डिंग में। क्या ऐसे मॉडर्न समय में ऐसे कोई केसेज हैं? आप देखिए कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था। काफ़ी सारे जो बाहर के जो लोग हैं जो जगन्नाथ टेम्पल के लिए विजिट किए और नॉन हिंदूज कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको बेसिकली अलाउ नहीं किया गया था जगन्नाथ टेम्पल के अंदर में। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करें तो अनंतावरम चौड़ागंगा देवा है, यहाँ पे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। 12th सेंचुरी के समय इस टेम्पल को बनाया गया, और आप देखें कि इसको यमानिका जो तीर्थ है उसके रूप से या वाइट पगोड़ा के रूप से भी इसको जाना जाता है। ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक आपको इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस के अंदर में आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रेखा डोल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो रेखा डोल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में। जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं वो लेविसली डेकोरेटेड हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द हक्कू पतराज के बारे में है। हमारे पीएम सर के द्वारा जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जनवरी के मंथ के समय में कर्नाटक के अंदर में। आप देखिए कि उसके बाद में इलेक्शंस है वो वहाँ पे होने वाले थे,
तो हक्कू पतराज हैं उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बेसिकली जो बंजारा कम्युनिटी है उनको 2016 के समय यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंजारा कम्युनिटी बेसिकली कौन है। तो बेसिकली बंजारा कम्युनिटी आपको ट्रेडर्स का एक कम्युनिटी है वो देखने के लिए मिलता है। आपको राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र का जो रीजन है, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे बंजारा कम्युनिटी है वो देखने के लिए मिलती है। तो बंजारा कम्युनिटी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। रूरल एरियाज के अंदर जो ट्रेड है इनके द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। हक्कू पतराज उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीएम सर के द्वारा। तो हक्कू पतराज क्या है, डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड के रिगार्डिंग में दिए गए थे पीएम सर के द्वारा बंजारा कम्युनिटीज को। बंजारा कम्युनिटी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि फरवरी मंथ का जो हमने पर्सनैलिटीज़ का जो टॉपिक रीड किया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ के अंदर हैं, उसमें हमने सेवालाल जी महाराज के बारे में रीड किया था। बंजारा कम्युनिटी के एक सोशल रिफॉर्मर हैं। उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। और वासीम नाम का जो एरिया है महाराष्ट्र के अंदर जो उसको बेसिकली बंजारा कम्युनिटी का जो काशी है उसके रूप से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हक्कू पतरा, बंजारा कम्युनिटी एंड सेवालाल जी महाराज जो कि सोशल रिफॉर्मर हैं, उनके द्वारा आयुर्वेदा को भी प्रमोट किया गया था। उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके एक पर्सन है विवेक देबोराय, उनके द्वारा एक एडिटोरियल है उसको लिखा गया था। एडिटोरियल के अंदर बात किया गया कि जो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो यहाँ पे मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं उनको रेशनलाइजेशन करने का ज़रूरत है। ये यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो पर्सन है उनके द्वारा एडिटोरियल के अंदर बताया गया था। अब आप देखें कि सबसे पहले तो आपको मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन से ऐसे मोन्यूमेंट है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। आप देखिए कि ऐसा मोन्यूमेंट जिसको मिनिमम 100 ईयर्स का जो समय है वो हो चुका है। 100 ईयर्स का जो समय है वो बेसिकली यहाँ पे हो चुका है, उस मोन्यूमेंट को दिया जाता है। मोन्यूमेंट के रिगार्डिंग में कोई कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट ना हो और एक इम्पोर्टेंट हो हिस्ट्री और कल्चर के पर्सपेक्टिव से, उन मोन्यूमेंट्स को यहाँ पे मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटेन करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको समय समय पे रिनोवेट भी करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से। हमारे कंट्री में कितने मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, आप देखिए कि 3695 जो मोन्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिएगा अब इसके अंदर क्यों कहा गया रेशनलाइजेशन करने का ज़रूरत है। इसके अंदर में 75 के आसपास ऐसे यहाँ पे मोन्यूमेंट्स हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। वो मोन्यूमेंट्स बेसिकली अनइम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट समय में कुछ ऐसी जगह है जो ब्यूरियल्स के प्लेस हैं उनको वहाँ पे मोन्यूमेंट है उसका स्टेटस दे दिया गया। तो उन प्लेसेस को यहाँ पे डी आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत है। उसका जो अनइम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग में उनका जो स्टेटस है उसको रिमूव करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि 24 के आसपास जो मोन्यूमेंट्स हैं, 24 के आसपास जो मोन्यूमेंट्स है वो अनट्रेसेबल हैं। समय के साथ में एनक्रोचमेंट के साथ में वो मोन्यूमेंट्स है वो लॉस्ट हो चुके हैं। तो उनको दोबारा से ट्रेस करने का ज़रूरत है, दोबारा से इसको मोन्यूमेंट्स को रेशनलाइजेशन करने का जो ज़रूरत है वो बताया गया है। तो ऐसे ही कुछ रीजन्स हैं कि माइनर हैं जिनको यहाँ पे डी नोटिफाइड करने का ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी मोन्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा माइनर हैं, प्रेजेंट समय के अकॉर्डिंग में उनका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है, उनको भी डी नोटिफाइड करने का ज़रूरत है। तो ऐसे इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया था उस मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग में। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर इंडिया के कितने मोन्यूमेंट है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट समय में 42 हैं। ये जनवरी मंथ का है तो उस समय 40 हुआ करते थे। 42 कौन कौन से हैं, दो कौन से ऐड किए गए। एक तो होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको ऐड किया गया। होयसाला जो डायनेस्टी है जो सदर्न इंडिया के अंदर में है, जो बेसिकली हमारा जो मिक्स कैटेगरी का जो आर्किटेक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। और मैसूर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनके जो टेम्पल्स हैं वो सिचुएटेड हैं होयसाल डायनेस्टी के। इसके अलावा आप देखिए कि शांति निकेतन का एरिया है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में।
तो उनको भी बेसिकली यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंडिया की पर्सपेक्टिव से शामिल किया गया है। तो टोटल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में 42 साइट्स है। 42 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो कंचनजंगा नाम की जो जगह है सिक्किम के अंदर में, वो मिक्स कैटेगरी के अंदर ओनली एकमात्र ऐसी साइट है जो आपका मिक्स कैटेगरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ यहाँ पे कल्चरल हैं, कुछ नेचुरल कैटेगरी की भी साइट्स हैं जो देखने के लिए मिलती हैं 42 की इस लिस्ट के अंदर में। ये जो हमारी 2 साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया, वो फंक्शन कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग रियाद के अंदर हुआ था। आप देखिए कि यूपी पीसीएस स्टेट के जो पीसीएस हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे वो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, तो रियाद के अंदर हुआ। अगर हम मॉन्यूमेंट्स के यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 49 जो डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि ये हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। 1958 के समय में आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स एक्ट है, एंशंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 के समय का, उनके द्वारा इनको जो प्रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। आप देखिए कि 2010 के समय का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको अमेंड भी किया गया था उस समय गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके अंदर में कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट प्रोविजंस है उसको भी ऐड किया गया है। यहाँ पे मॉन्यूमेंट आपको 2 कैटेगरी के देखने के लिए मिलते हैं। एक तो डीम्ड कैटेगरी है जो कि यहाँ पे एंशियंट जो मॉन्यूमेंट है आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है उसका सेक्शन 3 के अंदर में, और सेक्शन 126 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पे नेशनल इंपोर्टेंस के जो डीम्ड कैटेगरी के मॉन्यूमेंट्स है उनको डेजिग्नेट किया जाता है। कुछ डिक्लेयर कैटेगरी में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, सेक्शन 4 ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 एक्ट। आप देखिए कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में 100 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसका जो प्रोहिबिटेड एरिया है 100 मीटर के अंदर में कोई भी आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं मिलेगा। 200 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर में कंस्ट्रक्शन ये सब एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं या रेगुलेट किया जाता है। बट आप देखिए कि प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर में कुछ लिस्ट ऐसे बताया गया है कि इन्हें को आप यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अडोप्ट हेरिटेज या मॉन्यूमेंट मित्रा नाम का एक कॉन्सेप्ट है उसे भी लॉन्च किया गया था। मॉन्यूमेंट मित्रा कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? पहले आपको जो मॉन्यूमेंट मित्रा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर देखने के लिए मिलता था। बाद में आप देखें कि अडोप्ट हेरिटेज या मॉन्यूमेंट मित्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में यहाँ पे चेंज किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1000 के आसपास हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया मॉन्यूमेंट मित्राज को, जिनके द्वारा देख रखाव है उसका जो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन है वो किया जाएगा उन मॉन्यूमेंट्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से बेसिकली एक साइट है अहोम जो किंगडम हुआ करता था। अहोम किंगडम के जो ब्यूरियल्स हैं जिनको चराई देव मैदाम के नाम से हम जानते हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसके में किसको लिस्ट के अंदर में शामिल किया जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया आसाम के अंदर में जो अहोम एम्पायर है, अहोम का जो किंगडम है उसके बेसिकली मॉन्यूमेंट्स हैं उनको। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट साइट होगा अगर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कल्चरल हेरिटेज के रूप में। अगर हम चराई मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये माउंट्स हैं, इसको हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का या आसाम के जो पिरामिड्स है उसके रूप से भी हम जानते हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर जो पिरामिड हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इजिप्ट के अंदर में जो पिरामिड आपको देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी जो आसाम का अहोम एम्पायर है, अहोम एम्पायर के जो रॉयल ब्यूरियल्स हैं उनको वहाँ पे दफनाया जाता था, तो उसके ब्यूरियल्स हैं उनको डेजिग्नेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अहोम डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा जो 400 बर्थ एनिवर्सरी है उसको भी सेलिब्रेट किया गया है लचित बारफुकान का। लचित बारफुकान कौन है? 1671 के समय में जब यहाँ पे किसका जो रूल है वो हुआ करता था, मुगल एम्पायर जो औरंगजेब है उनका पावर के अंदर हुआ करते थे, तो उसी मुगल एम्पायर औरंगजेब के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अपना जो बेसिकली एम्पायर को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा गया, तो अहोम एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं।
1671 के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे एक लचित बारफुकान नाम के जो जनरल है उनका लीडरशिप में लड़ाई लड़ी जाती है और वहाँ पे बैटल ऑफ सराय घाट है। सराय घाट के अंदर में यहाँ पे जो मुगल एम्परर औरंगजेब है उनका डिफीट होता है। तो लचित बारफुकान का जो बर्थ एनिवर्सरी है 400, उसको भी सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, एक क्रॉनिकल आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर भी बेसिकली इन अहोम जो एम्पायर के ब्यूरियल्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। पटकाई जो रेंज है उसकी फुट हिल्स के अंदर में ये सिचुएटेड है। अहोम एम्पायर के जो यहाँ पे ब्यूरियल्स है जिनको चराइदेव मैदान के रूप से हम जानते हैं। वोल्टेड जो चैम्बर है, ऑफ्टन डबल स्टोरेड जो चैम्बर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे हेमिस्केरेबल जो मड माउंट है उसका लेयरिंग में जो ब्रिक्स हैं वो लगाई जाती हैं। वुड को एज ए प्राइमरी जो मटेरियल है उसके रूप में यहाँ से यूज किया जाता है और जो सेंट्रली वे में आपको रेज प्लेटफॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे बेसिकली जो बॉडी है उसको लेट डाउन किया जाता था। आप देखिए कि 1826 के समय में जो एंग्लो जो बर्मा वॉर है वो होती है और उस एंग्लो बर्मा वॉर के समय में जो अहोम एम्पायर है उसको बेसिकली पार्सली जो डिवाइड है वो कर लिया जाता है 1826 के समय में। उसके बाद में जो अहोम एम्पायर के अंदर में या आसाम के रीजन के अंदर में ये जो ब्यूरियल का जो प्रैक्टिस है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आपको देखने के लिए मिलता है या डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस समय यहाँ पे आप देखिए कि एंग्लो जो बर्मा वॉर है उसके बारे में जो बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस है या हिंदुइज्म का जो इन्फ्लुएंस है उस आसाम के रीजन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम अहोम एम्पायर के बारे में डिस्कस करें तो छोलुंग सुक्पा नाम के एक पर्सन है। छोलुंग सुक्पा नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा 1228 के समय से अहोम एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इनिशियली ये पर्सन बेसिकली म्यांमार के रीजन से जो पटकाई माउंटेन्स है वहाँ पे ये माइग्रेट करते हैं। सरायदेव मैदान नाम का जो जगह है, मैदान बेसिकली जो ब्यूरियल्स है उनके लिए कहा जाता है। चराइदेव इनका जो कैपिटल है वो हुआ करता था। चराइदेव का जो मीनिंग है वो है ड्रिजलिंग सिटी के रूप से, कि वहाँ पे जो कंटिन्यूस जो बारिश है वो देखने के लिए मिलता है। हल्की हल्की जो ड्रिजलिंग है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे जो राजा हुआ करते थे अहोम एम्पायर के अंदर, उनको बेसिकली स्वर्गादेव के नाम से जाना जाता था, कि बेसिकली ये हेवन से बिलोंग करते हैं, स्वर्ग के जो देवता हैं उसके रूप से। उनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हुआ करता था जिसको हम पतरा मंत्रीज के रूप से जानते हैं। अहोम एम्पायर के अंदर जो यहाँ पे अनपेड लेबर के रूप में जो वहाँ के जो लोग हैं वो काम करते थे, जिसको कि पैक सिस्टम के रूप से हम जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पैक सिस्टम इन द न्यूज़ तो क्या है। पैक सिस्टम अनपेड लेबर है, आपको यहाँ पे स्टेट का जो काम है वो करना होगा। आप देखिए कि हम जब यहाँ पे उड़ीसा का भी एक एम्पायर है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उस समय भी आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे जो मिलिशिया है, जो वहाँ पे आर्मी है, वो बेसिकली उन्हीं के जो लोगों हैं, सिविलियन पर्सनस का आर्मी देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक एम्पायर का डिफरेंट जो स्टोरी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अहोम के अंदर जो पैक सिस्टम है जिसमें अनपेड लेबर का जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस किया जाता था। लचित बारफुकान है, बारफुकान मीन्स द मिलिट्री हेड है जो यहाँ पे जनरल हुआ करते थे। 1662 के समय औरंगजेब का जो आर्मी है उसके द्वारा गुवाहाटी है उसको कैप्चर कर लिया गया था, पर बाद में आप देखें कि 1671 के समय जो बैटल ऑफ सराय घाट है उसके अंदर मुगल एम्पायर को यहाँ पे डिफीट होता है। मुगल एम्पायर का डिफीट होने के साथ ही आप देखिए कि अहोम एम्पायर है उसका सर्वाइवल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनका जो गोरिल्ला वॉरफेयर का जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लचित बारफुकान का किस तरीके से रिवर के अंदर इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1826 के समय यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा जो ट्रीटी ऑफ यानडाबो है जिसके थ्रू यहाँ पे जो बर्मा और जो ब्रिटिश का जो संधि है वो होता है, उसके अंदर में अहोम एम्पायर है वो वहाँ पे एंड होता है क्योंकि उसको पार्सली डिवाइड कर लिया जाता है। नालंदा महाविहारा के बारे में है, वहाँ पे एक स्तूपा है वो देखने के लिए मिला है। स्तूपा के अंदर में देखिए कि स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप देखिए कि स्तूपाज के अंदर में माउंट लाइक जो ब्यूरियल स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलती है जहाँ पे बुद्धा के जो रेलिक्स हैं उनको रखा जाता है। भगवान बुद्ध का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप देखिए कि स्तूपा के चारों तरफ आपको जो राउंड राउंड यहाँ पे जो सर्किल है वो करना है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा के बाद में जो स्तूपा कल्चर है उसका जो प्रमोशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है।
सांची स्तूपा है जहाँ पे जो भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं वो रखे गए हैं। हेमिस्फेरिकल जो माउंड यहाँ पे जो अंडा शेप है वो देखने के लिए मिलता है। स्क्वायरल जो रेलिंग है वो स्तूपा के चारों तरफ होती है, जिसको कि हम हर्मिकाज के नाम से जानते हैं। डेकोरेटेड जो गेटवे है, तोरण का जो कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सर्कुलर जो टेरेस है वहाँ पे उसको हम मेदी के नाम से जानते हैं, और रिचुअल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसी स्तूपा के चारों तरफ जो घूमा है वो जाता है। तो नालंदा के अंदर एक स्तूपा है वो यहाँ पे डिस्कवर हुआ है। आपको जो इम्पोर्टेंट स्तूपाज हैं उनके बारे में भी जरूर से पता होना चाहिए। क्या कोई स्तूपा मुगल एम्पायर से भी रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। क्या कोई मुगल एम्पायर से रिलेटेड भी कोई स्तूपा है क्या स्टूडेंट? क्या उनके द्वारा कोई यहाँ पे चौखंडी स्तूपा है या कोई दूसरा स्तूपा है जिसका रिनोवेशन करवाया गया हो मुगल एम्पायर के द्वारा? नेक्स्ट अगर हम बात करें नालंदा महाविहारा के बारे में, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल किया गया है। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स इसके आपको देखने के लिए मिलते हैं 13th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के समय की काफ़ी सारे जो रिमेन्स है। मोनेस्ट्री के जो स्कॉलरशिप का जो एक्टिविटीज़ है इंस्टीट्यूशन के रूप में ये डेवलप हुआ था। आप देखें कि नालंदा, अगर हम इसको यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, जो महाविद्यालय आपको देखने के लिए मिलता है उसका जो डेवलपमेंट है वो किनके द्वारा किया गया था स्टूडेंट? जो कुमार गुप्त हैं उनके द्वारा किया जाता है। और लेटर फेज में जब 1192 का जो समय है, 1192 के समय में आप देखिए कि जैसे ही हमारे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का डिफीट होता है, मोहम्मद गोरी पावर के अंदर में आते हैं। उनके बाद में आप देखिए कि मोहम्मद गोरी के बेसिकली एक जनरल हुआ करते थे जिनके द्वारा यहाँ पे नालंदा महाविहारा है उसको बेसिकली डैमेज किया गया। गौतम बुद्ध हैं, महावीरा हैं, हमारे जो महावीरा हैं उनके द्वारा भी नालंदा एरिया के अंदर स्टे है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया था। महावीरा का जो बेसिकली हम यहाँ पे जो लिटरेरी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नागार्जुना है, नागार्जुना आप देखिए कि लेटर फॉर्म में आप हमारा जो डेक्कन का जो एरिया है वहाँ पे अपना जो स्कूल है उसको डेवलप करेंगे। धर्मपाल नाम के जो पर्सन है जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। दिगनागा हैं, दिगनागा के अलावा आप देखिए कि अलग अलग जो पर्सनस हैं, काफ़ी फेमस स्कॉलर्स हैं, वो इस नालंदा महाविहारा से रिलेटेड हैं, वहाँ का जो लिटरेरी एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से। हिन श्यांग और आई श्यांग नाम के जो पर्सन है वो यहाँ पे विजिट किए थे। गुप्ता डायनेस्टी एज वेल एज द हर्षा और पाला डायनेस्टी है उसका भी इन्फ्लुएंस आपको नालंदा महाविहारा के समय देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जनवरी के ही मंथ के समय पीएम सर के द्वारा यहाँ पे मन की बात प्रोग्राम के अंदर में कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसको डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर जो डेमोक्रेसी का जो इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा बेसिकली चोला एम्पायर के समय का एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बताया गया। चोला एम्पायर के समय आपको जो विलेज का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि चोला एम्पायर के समय जो विलेज के अंदर जो सेल्फ रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो वहाँ पे सभा और असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा किस तरीके से सेल्फ रूल है उसको प्रमोट किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुभव मंटापम के बारे में है, लॉर्ड भासवना के द्वारा जो अनुभव मंटापम है उसको स्टार्ट किया गया था 12th सेंचुरी के समय में। ये कर्नाटका का जो एरिया है उस समय के वहाँ के एक फिलोसफर है उनके द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो प्रमोट की गई हैं। तो उन्हीं का जो अनुभव मंटापम है जिसको यहाँ पे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट के रूप में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। आप देखिए कि G20 का जो मीटिंग है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो G20 का जो मीटिंग हमारे यहाँ पे सितंबर 2023 के समय ऑर्गेनाइज हुआ, तो उस समय में जो बिल्डिंग के अंदर G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था उसको हम भारत मंडपम के कॉन्सेप्ट के रूप से जानते हैं। और ये भारत मंडपम बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो अनुभव मंटापम है वहाँ से ओरिजिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। डेमोक्रेसी को शो किया गया है। तो अर्लीस्ट पार्लियामेंट है, प्रभुदेवा यहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे अनुभव मंटापम के अंदर में, और लॉर्ड जो भासवना है वो बेसिकली एक्ट करते थे पीएम के पर्सपेक्टिव से। 12th सेंचुरी के समय में एक पोइट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर है लॉर्ड भासवना। इसके अलावा इनके द्वारा जो लिंगायत मूवमेंट है उसको भी प्रमोट किया गया था लॉर्ड भासवना के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, कुछ फेस्टिवल हैं जो जनवरी के समय आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है। भगवान सन को, सन का जो वर्शिप है वो एज ए गॉड के रूप में किया जाता है इंडिया के अंदर में। आप देखिए तो अगर हम सन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सन का जो यहाँ पे ट्रांजिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है जो मकर है उसके लिए यहाँ पे अपना जो ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पे
जनवरी के समय ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके अंदर आप देखिए मकर संक्रांति है वो मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अंदर आपका अपना जो सन राइजिंग है, मॉर्निंग के समय जो सन राइजिंग है उसके थ्रू भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सपोज कीजिए नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ का ये एरिया है, ये ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे बेसिकली विंटर के समय में आपको जो सन का जो राइजिंग है मॉर्निंग समय में इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और आपको समर के समय इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो ईस्ट वर्ड से नॉर्थ वर्ड का जो माइग्रेशन है, जो यहाँ पे मूवमेंट है, उसी को मकर संक्रांति के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति के ही फेस्टिवल को गुजरात के अंदर उत्तरायण के रूप से हम जानते हैं। लोहड़ी का जो फेस्टिवल है वो पंजाब हरियाणा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली जो सिख एंड पंजाबी कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा। और आपको तमिलनाडु के अंदर में बेसिकली जो पोंगल है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पोंगल के समय वहाँ पे एक जल्लीकट्टू नाम का जो फेस्टिवल है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। जल्लीकट्टू है जिसके अंदर में बेसिकली बुल का जो रेस है वो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक माघ बिहू है जो भी आसाम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी लॉर्ड सन है उनको डेडिकेटेड है जनवरी के समय में। एक आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे एक माघी मेला है वो भी पंजाब के अंदर देखने के लिए मिलता है। माघी मेला है। माघी मेला बेसिकली वहाँ का जो वॉरियर जो कम्युनिटी है उसका जो सेक्रीफाइस है उसको दिखाता है। माघी मेला जो मुकस्सर का जो एरिया है, मुकस्सर जो साहिब है, वहाँ पे 1705 के समय में जो सिख वॉरियर हैं जिनके द्वारा किस तरीके से मुगल एम्पायर के साथ में जो बैटल है वो लड़ी गई थी, उसको यहाँ पे माघी मेला है उसके अंदर में दिखाया जाता है। इसके अलावा मेला ऑफ गंगा सागर है जो आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, बेसिकली स्टूडेंट्स बंगाल के अंदर में। और कुंभ मेला के बाद में सेकंड बड़ा कांग्रेगेशन है जो आपको देखने के लिए मिलता है, मेला ऑफ गंगा सागर है, जो कि बेसिकली सागर नाम का जो आइलैंड है वहाँ पे उसको मनाया जाता है। मेला ऑफ गंगा सागर उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का, बेसिकली मेले का जो स्टेटस है उसकी भी जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है समय समय पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रही हैं जनवरी के समय में उनको हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।